तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। ये जो बात है ना सर, ऐसा लगता है मेवात पे सटीक बैठती है। यहाँ के लोग अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, ऐसा लगता है दिल्ली, चंडीगढ़, इनको ख्याल ही नहीं है। ऐसा लगता है ये कहीं और के लोग हैं। चाहे इनके रोजगार की बात करें, चाहे इनके स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, चाहे सफाई की बात करें, और चाहे जो एक छवि बनी हुई है मेवात की कि मेवात जो ये पिछड़ेपन का जो शिकार है, लेकिन इतिहास मेवात का बलिदान का है। ऐसा क्यों सर? देखिए, ये लोग यहाँ के बहादुर लोग हैं और इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। गांधी जी भी यहाँ आए और देशभगत लोग हैं। इनका देश प्रेम इसी से जाहिर होता है। जब 1947 में लोग जा रहे थे दूसरे देश बनाने के लिए, इन्होंने भारत को चुना, अपनी मातृभूमि के साथ रहे और तब से लेकर ये देश के विकास में भागीदारी कर रहे हैं। ये मैं सही मानता हूँ ज़रूर है कि जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं उसको देखते हुए जितना विकास आसपास में हुआ है, इस इलाके में कम हुआ है। यहाँ पानी की समस्या है, भूजल यहाँ पर ख़राब है, पीने के पानी की समस्या रही। और किसी इलाके के विकास के लिए मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो शिक्षा है। शिक्षण संस्थाओं की भी कमी रही, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दिया है और धीरे धीरे करके अब जो है इलाका विकसित हो रहा है। और किसी इलाके के विकास करने में सबसे ज़्यादा योगदान शिक्षा के साथ फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है जी। जब से यहाँ से हाईवे निकलने शुरू हुए हैं, यहाँ से बॉम्बे का कॉरिडोर निकल रहा है, यहाँ से रेल का कॉरिडोर अलग से निकल रहा है, यहाँ से केएमपी का कॉरिडोर भी मेवात से क्रॉस हो रहा है, यहाँ से कनेक्टिविटी जो इसकी केएमपी के साथ साथ रेलवे की आएगी, मेट्रो की आएगी। मैं समझता हूँ कि पिछली सारी कमियाँ दूर हो जाएंगी और ये मेहनती लोग मेहनत करके अपने परिवार के अंदर, अपने इलाके के अंदर समृद्धि ले आएंगे। सर एक बुनियादी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हालांकि लोग भी मंत्री जी से सवाल कर सकते हैं जो कृषि से जुड़े हैं, और दूसरे जो आपको लगे कि सरकार तक आपकी बात नहीं पहुँची है, मैं अपने सहयोगियों से कहूँगा कि एक माइक जनता के बीच भी रखें। 8 बरस आपकी सरकार को हो गए सर। ये जो पिछड़ेपन का दाग, या यूँ कहिए कि लगातार दिल्ली क्या पूरी दुनिया में चले जाइए, मेवात को पिछड़ेपन की श्रेणी में डाला हुआ है। 8 बरस तो हो गए, और कितने बरस लगेंगे कि मेवात जो अपनी मेहनत के अनुरूप है, उसकी जो छवि है, जो इमेज है, वो उस तरह की बने, ये पिछड़ेपन का दाग धुल जाए? कितने बरस और लगेंगे आप लोगों को? देखिए, जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, मेवात ही नहीं, उन्होंने देश के ऐसे 100 जिले के आसपास की छटनी की थी जो किसी न किसी रूप में पिछड़े थे, और उन पर विशेष ध्यान भी दिया था। केंद्र की योजनाएं हों, प्रदेश की योजनाएं हों, और उन जिलों के अंदर विशेष ध्यान दे करके कि जहां वहां जो जो समस्याएं थी, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की, उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दिया है। और मैं समझता हूं कि मेवात के अंदर अब जो ये हाईवे निकला है, अब जो ये सोना का इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होना शुरू हुआ है, तो एकदम से इलाके में बदलाव आएगा। और आजकल इस हाईवे निकलने के बाद ही देखो आप, मेवात वासियों को पता होगा, पिछले 3, 4, 5 साल के अंदर ज़मीनों के भाव 5 गुना हो गए हैं, क्योंकि उद्योगपति आ रहे हैं, वो अपने अपने उद्योग लगाने की सोच रहे हैं। कोई कोल्ड स्टोरेज बनाएगा, कोई वेयर हाउस बनाएगा, कोई गोडाउन बनाएगा, और जब ये चीज़ें आती हैं तो रोज़गार अपने उसके साथ साथ आता है। तो इससे मुझे उम्मीद है और लोगों को भी उम्मीद है कि अब ये इलाका पिछड़ा नहीं रहेगा। ये इलाका हरियाणा का जो और इलाके हैं उनसे अग्रणी होगा, गुड़गांव के मुकाबले का होगा, फरीदाबाद के मुकाबले का होगा।
और हरियाणा सरकार का विशेष तौर पर हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मेवात की तरफ ध्यान है। और यहाँ पर दुर्भाग्य से नीचे का पानी खराब है, पीने का पानी का संकट है। आने वाले वक्त के अंदर एक विशेष नहर की योजना है जिसमें 600-700 करोड़ रुपए लगेंगे। मैं समझता हूं कि 2-3 महीने में उसकी योजना को पास करके टेंडर करके को 200 ये क्यूसेक बड़ी पानी बात है आप लोगों के लिए, इस बात पे जोरदार तालियां हो जाएं। हमारा जो गुड़गांव कैनाल का पानी पीने के लिए आता है उसके साथ साथ एक पाइप दबा करके प्रेशर से पानी ला करके इस केएमपी के साथ साथ करके और यहाँ सारे हर गांव के अंदर पीने का पानी दिया जाए। वैसे भी अभी भी हमारी जो योजनाएं चल रही हैं, कम से कम मैं मानता हूँ 300-350 करोड़ रुपए की योजनाएं, पीने के पानी की योजनाएं चल रही है। किसी भी मानव सभ्यता में किसी भी हैबिटेशन है, कहाँ लोग रहते हैं, सबसे पहली ज़रूरत उसको ये है कि उसको कम से कम स्वच्छ पानी तो मिले। और ये मैं मानता हूँ कि सारी सरकारों की, जिसमें हम भी हैं, कि इतने सालों के बावजूद हमें पानी भी यहाँ स्वच्छ उपलब्ध ना करा पाए तो ये एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने ध्यान दिया है कि हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, प्रधानमंत्री जी ने सब देश के अंदर एक अभियान छेड़ा हुआ है, हर घर नल से जल। तो उसी योजना के तहत ये लगभग 300-350 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। अच्छा, ये प्रोजेक्ट बिछने के बाद फिर रॉ वाटर चाहिए, उसके लिए 600 करोड़ रुपए की योजना मंजूर होने जा रही है, जिससे कि पानी, जमुना का पानी चला करके यहाँ शोधन करके और हर घर में स्वच्छ जल सप्लाई होगा। एक योजना तो ये है। दूसरी योजना हमारी ये है कि यहाँ पर किसानों को कैसे हम उन्नत कृषि की तरफ, पॉली हाउस की तरफ, बागवानी की तरफ लेके जाएं। मैं मानता हूँ कि यहाँ का किसान इतना मेहनती है कि इतना ज़बरदस्त ढंग से सब्जियों की खेती करता है, प्याज की खेती करता है, यहाँ गाजर की खेती है। और जो पॉली हाउस, इसी जहाँ हम बैठे हैं इसके पीछे भी 15-16 एकड़ में जो नेट हाउस, पॉली हाउस लगा रखे हैं। पीछे कल परसों हमारे केंद्रीय मंत्री आए थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी, तब भी मुझे खुशी हुई कि 2 नेट हाउस की जो पैक हाउस थे मेवात क्षेत्र के थे। और मैं मेवाती भाइयों से एक प्रार्थना करता हूं, देखो ज़मीन कम रह गई है, 2-2, 4-4 एकड़ की। भारत सरकार की स्कीम है, हरियाणा सरकार की स्कीम है कि आप सामूहिक खेती करो, मिलके क्रॉप क्लस्टर बनाओ। 200 एकड़, 300 एकड़, 400 एकड़ का एक इकट्ठा क्लस्टर होगा, उसमें जो भी आपको सुविधा चाहिए, उसमें आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, आपको बीज सस्ता मिलेगा, आपको प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, आपको खाद सस्ती मिलेगी। और जब इकट्ठा प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो ग्राहक जो है आपके खेत में चल के आएगा। आप बागवानी की, सब्जी की, मशरूम की, लेकिन जो भी सरकार खेती करें। की तरफ से इस दिशा में क्या कुछ काम किया गया? क्या इन लोगों को बताया गया है इसके फायदे, सब्सिडी और कुछ चीजें ऐसी कि मैं लोग उसकी तरफ निश्चित तौर पर जानकारी नहीं होगी शायद यहाँ? ना जानकारी है सबको, ऐसा बात नहीं है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं, कृषि के ऑफिसर हैं यहाँ, और फिशरीज के यहाँ पर ऑफिसर हैं, और लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अब जो है आपको जानकारी नहीं होगी कि मेवात हमारा जो है मछली पालन के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर सबसे नंबर 1 पर है। ये जो सारा हमारा निकलता है नाला, इसके साथ साथ आप जाएंगे कभी ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो तालाब बना रखे हैं। बहुत अच्छा मछली पालन का काम करके ये लोग कमा रहे हैं। मेवात का जो लोग हैं, मेरे भाई हैं, मैं बहुत मेहनती कौम है, बहुत पसीना बहाते हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त जो है बिल्कुल ये इलाका, लेकिन जितनी मेहनत करते हैं मंत्री जी, उतना मिलता नहीं है। नहीं, वो तो मैं मानता हूं कि दुनिया के अंदर ही किसान को, कृषि करने वाले को जितनी मेहनत करता है, जितना पसीना बहाता है, नहीं मिलता है। और हरियाणा के अंदर मैं कहता हूं कि जितनी किसान हितैषी नीतियां हम ला सकते हैं वो हम लेके आए हैं। हरियाणा सरकार बाजरे की भावांतर भरपाई योजना देती है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा फसलें हम खरीदते हैं। यहीं के मेवाती भाई मेरे पास आए थे, वो कहने लगे जी हमारी फसल खराब होगी, हमारे लिए कोई बीमा की योजना नहीं है। हरियाणा बागवानी विभाग अपनी तरफ से बीमा योजना लेके आए। 40,000 रुपये और 30,000 रुपये का बीमा 1,000 रुपये और 750 रुपये में विभाग की तरफ से होता है। बीज से लेकर के बाजार तक हम हैंड होल्डिंग करते हैं। किसान को
अब यहाँ पर एक एक्सेलेंस सेंटर बनने जा रहा है 10 एकड़ में। उसमें क्या होगा कि पॉली हाउस में इनको सब्जियों के बीज आधे रेट पे देंगे, बीज ही अपना ले आए, उसकी पौध तैयार करके जो खर्चा लगेगा आधा खर्चा सरकार का, 1 रुपये का खर्चा लगेगा तो 50 पैसे में इनको पौधा देंगे। हमारे जो हॉर्टिकल्चर के अफसर है खेत में जाके इनकी मदद करेंगे। बागवानी की जो स्कीम है, मल्चिंग की स्कीम है, जो फुहारा सिंचाई की स्कीम है, ड्रिप इरिगेशन की स्कीम है, टनल बनाने की स्कीम है, और जो पॉली हाउस और नेट हाउस की स्कीम है, उसमें भी हम 50% की, पहले 65 देते थे, आजकल 50% की सब्सिडी देते हैं। सब भाइयों से प्रार्थना है कि जिसका दिल करे वो इस स्कीम का लाभ उठाए। और मैं ये कहता हूं कि कोई अगर अधिकारी आपका सहयोग नहीं करता, मैं किसान का बेटा हूं, आप कभी भी मेरे घर आइए, मेरे दफ्तर आइए, और आपकी जो ज़रूरत होगी उसको मैं पूर्ति करूंगा। किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो स्कीम है सरकार की, जो नीतियां हैं सरकार की, उनका लाभ उठाएं। ये बड़ा भरोसा दिया है आप लोगों को कि सीधे मंत्री जी के पास पहुंचिए, आपको कोई भी दिक्कत है, ये आपके बीच मंत्री जी का बड़ा वादा है। हमारे साथ मेवात की जनता है सर, आपसे रूबरू होना चाहती है। रिजवान पूछिए कि मैं एक बार और बताना एक चाहता बात हूं और कुछ कह रहे कि हैं आप। कृषि के अलावा, बागवानी के अलावा हमारा ध्यान जो है मछली पालन की तरफ है, हमारा ध्यान पशुपालन की तरफ है। पशुओं का हरियाणा के अंदर हम 100 रुपये में बीमा करते हैं। 80 रुपये, 80,000 की भैंस है या 70,000 की गाय है, 100 रुपये में बीमा करते हैं। आप बीमा करवाइए। छोटे किसान हैं, उन जिनके पास ज़मीन नहीं भी है, जिस तरह से किसान का किसान क्रेडिट कार्ड है, उसी तरह से बगैर ज़मीन को गिरवी रखे 1,60,000 रुपये तक की पूंजी हम बैंक से दिलवा रहे हैं उनको 4% ब्याज पे। क्योंकि आमतौर पर किसान साहूकार के चंगुल में फंस जाता है, सारी उम्र मेहनत करता है, उसका ब्याज 1.5 रुपये सैकड़े का, 2 रुपये सैकड़े महीना का ब्याज कभी पूर्ति नहीं कर पाता। हमने बैंकों को पूरा बाध्य किया है कि आप किसान को पैसा दें, और धीरे धीरे करके जो स्कीमें हैं इस तरह की, इनका लाभ उठाएं। किसानों की बीमारी आती है, मैं तो 3 साल से कृषि मंत्री हूँ, जितना संकट मैंने झेला है, मुंह खुर की बीमारी इसको रोका, इसमें टिड्डी हमारे इस टाइम में आई, गौमाता के अंदर लंपी स्किन आई, बर्ड फ्लू की बीमारी आई, किसान आंदोलन भी इसी में आया। सब चीज़ को झेलते झेलते एक चीज़ की खुशी है कि हरियाणा के किसान ने अपना पसीना बहा करके जितना अनाज का उत्पादन किया है, ये और सालों से ज़्यादा है। किसान आंदोलन तो फिर आ रहा है, मंत्री जी कह रहे हैं 24 को सब जाम कर देंगे। वो कुछ लोगों को इस तरह की गतिविधियों में मजा आता है। ये जो कुछ लोग हैं वो किसान हैं या कुछ लोग हैं? मैं क्या बताऊं, आम किसानों में हम रहते हैं। कल भी परसों भी हमने किसानों के कार्यक्रम किया था। यहाँ बैठे हुए भी 80% लोग किसान ही हैं, ये कमा के खाने वाले लोग हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो किसान के नाम पर राजनीति करता है, उनको कुर्सी चाहिए और उन्होंने अपनी पार्टी बना रखी है। और जो आप कृषि कानून थोपते हैं, राजनीति हमने कोई चीज थोपी नहीं, और जो थोपा था वो भलाई के लिए किया था। कोई ऐसा काम नहीं करते कि किसान को नुकसान हो। हमने ये कहा था कि किसान का खरीदार 1 से ज़्यादा होंगे। अब एक मंडी है, मंडी के अंदर टैक्स है, मंडी के अंदर 18 गांव है, उससे बाहर आप कोई भी दूसरा आदमी ग्राहक नहीं हो सकता। अगर एक वहाँ पर 10 ग्राहक हो जाएं तो किसान को फायदा होता है, किसान को नुकसान नहीं होता। लेकिन देश हित में कई बार पीछे कदम उठाने पड़ते हैं। जो लोग इस तरह के आंदोलन करते हैं उनको राजनीति में उनको हक है करने का, लेकिन आम किसानों को मैं नमन करता हूं। इस आंदोलन के बाद आप पंजाब का रिजल्ट देखिए, इस आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश का रिजल्ट देखिए। देश के पंजाब का रिजल्ट तो आपके खिलाफ गया मंत्री जी। लेकिन जो आंदोलनकारी थे उनकी जमानतें जब्त हुई। हम ये नहीं कहते कि सारी जनता हमारे साथ ही होगी। जो आंदोलनकारी थे उन्होंने पार्टी बनाई, उनको 1% वोट नहीं मिला था। और जो पंजाब की आम आदमी पार्टी थी, झूठे वादे करने वाले थे। मैं तो एक अभी भी उपचुनाव हुआ था आदमपुर के अंदर, आप उसमें मुझे मिले थे। हवाई जहाज लेके पंजाब के मुख्यमंत्री को आए, हवाई जहाज लेके केजरीवाल जी आए, झूठे वायदे किए। अब गुजरात को चले गए। पंजाब में बुरा हाल है, दिल्ली में बुरा हाल है, लेकिन आप देखिए कि वहाँ पर उनको वोट क्या मिला, 1.5% वोट मिला। तो जनता बड़ी समझदार है, हमें जनता पे भरोसा है। ये नहीं कहते कि सब कुछ हमने ठीक कर दिया, लेकिन हमारी नीयत, क्योंकि हम किसान के पुत्र हैं, किसान की तकलीफ को समझते हैं, मेहनत की इज्जत करते हैं, और आपकी पूछ पूछ के जो नीतियाँ हो सकती है वो करने के लिए तैयार रहते हैं।
सवाल ले लीजिए रिजवान। मेवात की जनता जनार्दन के बहुत सारे सवाल हैं मंत्री जी के लिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा कि सबसे पहले मैं आदाब नमस्कार, मैं जफरुद्दीन। आदाब जी। मैं सबसे पहले मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि स्टेज पे आके तो कोई भी आगे आदमी आके कुछ भी बोल देता है, लेकिन यहाँ जो है ना जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। जो कहा जाए किसान जो क्रेडिट की बात की जाए या पशु क्रेडिट की बात की जाए, तो बैंक वाले जो है ना ग्रामीण लोगों को आने भी नहीं देते। वो तो ये तो बस वैसे हवाई में बातें होती हैं। इस तरीके से ना तो इनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, ना पशु क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, ना इसकी इंश्योरेंस नहीं, जो है आप ना अपनी पे बात नहीं ये की तो जाती है। ये राजनीतिक बात होगी भैया। मेरे पास डाटा है, मेवात के अंदर जो है लाखों किसान क्रेडिट कार्ड हैं, आप दिक्कत करोड़ों कहाँ रुपए हुई लोगों वो को मिले बताइए ना। हुए हैं। ऐसा ये तो भाषण देने वाली बात है। कोई विशेष समस्या किसी की है तो बताइए। सर एक सवाल और। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर परवेज है। आदरणीय मान सम्मान के योग्य मेरे कृषि मंत्री जो हमारे इलाके में आए हैं, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सर मेन चीज़ ये है, मैं एसपी साहब से भी कहना चाहता हूं, जो हमारे इलाके में नशाखोरी चल रही है, सबसे पहले इस पे लगाम लगाया जाए। जो ये किसानों के इंजन जमे हुए हैं, महीना महीना तक इंजन जमते हैं, सरसों में पानी चलता है, वो नशाखोरी वाले बच्चे हेडों को ले जाते हैं, इंजनों को ले जाते हैं, पंखों को ले जाते हैं, पाइपों को ले जाते हैं। और सर एक मैं अपने पंच सरपंचों से खास तौर अपील कर रहा हूं कि अपने गांव में झगड़ा मत होने दो भाई। जब झगड़ा होएगा तो फसल भी सारी उस झगड़े में लग जाएगी। 307 बढ़ जानी चाहिए भाई, 550 मन सिरसों लग जावे। तो मैं बहुत ये अच्छी कह रहा बात हूं, कही बहुत भाई अच्छी ने। बात सर, कही है परवेज बहुत साहब अच्छी आपने। बात की। सर, देखिए जब भाई, सारे पैसे उसमें खर्च हो जाते हैं तो फिर हम बच्चों को कहां से पढ़ाएंगे? हम बच्चों के लिए शिक्षा कहां से देंगे? बहुत हम बुनियादी बच्चों बात के लिए कही है कहां आपने। से बहुत यूनिवर्सिटी बुनियादी बात कही है। में दाखिला दिलाएंगे? चलिए मंत्री चलिए और जी से सवाल। जवाब ले लेते हैं। ये नशाखोरी के ऊपर एक मिनट जवाब ले लेते हैं। देखिए, मंत्री जी ये ये इस आपने इलाके के लिए अभिशाप है। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और हरियाणा सरकार भी इस बारे में चिंतित है। नशाखोरी की वजह से पंजाब तो एक तरह से समझो कि बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पर नौजवान, हमारी पीढ़ी खराब होती जा रही है और अपने बच्चों को समझा के रखना समाज का काम है। सरकार कानून बना सकती है, कानून लागू कर सकती है, लेकिन समाज जो है इसमें सहायता दे। आप सामाजिक संगठन एक हों। नशा कोई आता है, अगर पुलिस के बारे में कोई शिकायत है तो हमें शिकायत करें। कानून अपना काम नहीं कर रहा तो हमें बताएं। लेकिन सामाजिक संगठन, पंचायतें, चुने हुए प्रतिनिधि नहीं, वो वही एक तो कह रहे होकर हैं, के हम पुलिस काम को करें। जिस तरह से सख्ती या लगाम लगानी चाहिए उसकी कमी है। हाँ, कहीं पर भी जहाँ हमारी इसमें आएगी, सरकार भी इसमें सहयोग करेगी, हम आप लोग भी सहयोग करो। और ये चिंता का विषय है कि नई पीढ़ी अब जो नशे की तरफ जा रही है, इसके बारे में हम सबको मिलकर के चिंता करनी चाहिए। सरकार भी इस बारे में चिंतित है। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं रिजवान। इनका क्या सवाल है? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। क्या सवाल है मंत्री जी से? मंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जो एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम बना रहे हैं बहुत उचित और अच्छी बना रहे हैं, और मंत्री जी और मंत्रालय उसको इम्प्लीमेंट करा रहा है, वो बहुत अच्छा करा रहा है। लेकिन जो डिपार्टमेंट है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ जी, ये वैसे नहीं कह रहा मैं किसी पार्टीबाजी के थ्रू, जेन्युइनली लोगों तक स्कीम पहुँच नहीं रही है। ये पोली हाउस की हो, मत्स्य पालन की हो, ऑर्गेनिक खेती की हो, मशरूम कल्टीवेशन हो, कोई भी हो, उसमें सीधा मंत्री जी ये हो रहा है कि मान लो मैं डिपार्टमेंट में लगा हुआ हूँ तो मेरे कुछ चंद आदमी होंगे 2-4%, पोली हाउस लगाएंगे तो वो लगाएंगे, मत्स्य पालन करेंगे तो वो करेंगे। यहाँ इतने लोग बैठे, आप सर्वे करवा के देख लीजिए। अगर 3% को भी ये पता हो कि ये स्कीम कैसे इंप्लीमेंट होगी, मैं मत्स्य पालन करना चाहता हूँ, मुझे कितनी सब्सिडी मिलेगी, या मेरे खेत में नुकसान हो गया तो ऐसे मिलेगा, या मैं मान लो ऑर्गेनिक खेती करता हूँ तो मुझे मार्केट कहाँ से मिलेगी, या मार्केट देंगे कि नहीं देंगे, डेयरी फार्मिंग में करना चाहता जवाब ले हूँ। लेते हैं। सरपंच साहब बड़ा वाजिब सा सवाल उठाया है। ये मंत्री जी कुछ ये सही है कि कहीं कहीं लोगों तक ये स्कीम सरकार की होती नहीं पहुंच पाती। मैं तो ये आपकी एक चीज़ आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आप अपने एक सबसे अच्छा बागवानी का किसान, एक सबसे अच्छा मछली पालन का किसान, एक सबसे अच्छा भेड़ बकरी पालने का किसान, एक सबसे अच्छा पशुपालन का किसान और वह खेती का किसान, 5-6 आदमी की कमेटी बनाओ और मेरे से हर महीने मीटिंग करो। मैं आपके पास आ जाऊंगा, सारी स्कीम आपको दूंगा। और कोई भी अधिकारी आपको लगे कि आपको सहयोग नहीं कर रहा है, उसको अधिकारी को का इलाज करना मेरा जो काम है। सरकार की नीतियों का लाभ आप तक पहुंचेगा। आप खुद बना के आप सारे अपने मेवात के 5-6 भाइयों की कमेटी बना दो और जब चाहो मेरे घर में आओ, जब चाहो मेरे दफ्तर में आओ
और जो आपको चीज़ जानकारी चाहिए, जो आपको सहायता नहीं मिल रही, जो अधिकारी आपको सहायता में उसमें स्कीम में योजनाओं में सहयोग नहीं कर रहा, आप करो, आप आओ। मैं आपके लिए, मैं खुद किसान हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा मेवात भी बदले, मेरा हरियाणा भी बदले और कृषि बदले और कृषि का मान सम्मान हो और लोग इज्जत से रोटी कमा के खाएं। देखिए, ये प्रशंसा के लिए नहीं कह रहे, निश्चित रूप से कृषि मंत्री जी की कई बार ऐसे जो मंच हैं उन पर बात हुई, इनकी गंभीरता होती है और सच में कंसर्न होता है कि किसान आगे और बढ़े। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, जब से मैं कृषि मंत्री बना तो हमारे यहाँ मछली पालन थोड़ा सा ढीला हो गया था। मैंने खारा पानी की ज़मीन आपकी है, खारे पानी की ज़मीन मेरे क्षेत्र की है, लवारू शिवानी में खारे पानी की ज़मीन सरसा की है। 2.5 एकड़ के अंदर आप खेती बाड़ी करोगे तो कितनी कमाई कर सकते हो एक साल में? पानी नीचे का खारा है तो नहर का पानी आपके पास भी नहीं है। 20,000, 30,000, 40,000 से ज़्यादा पैसा नहीं बचता। बाजरा बोओगे या सरसों बोओगे या थोड़ा बहुत हो सकता है एक आध बार कोई और फसल कर लो। हमने इसे एक साल के अंदर 1,000 2.5 एकड़ के किसान तैयार किए हैं। महिलाओं को 60% सब्सिडी भारत सरकार की स्कीम है, पुरुष को 40% सब्सिडी। और ये तालाब मेरे यहाँ तो पॉलीथीन बिछाना पड़ता है, आपके यहाँ तो 17-18 लाख का खर्चा है, 3-4 लाख में तालाब खुद जाता है। खारा पानी के लिए एक बोर करना चाहिए और एरिएटर लगाने, हवा छोड़ने के लिए 1-2-2.5 लाख की मशीन है। बाकी बीज का खर्चा है, फीड का खर्चा है, सारा खर्चा मिला करके 18-19 लाख लगता है। 9 लाख रुपए हम सब्सिडी देते हैं। 10 लाख रुपए लगाकर अब 6 महीने के अंदर 10 टन 8 टन झींगा उत्पादन हुआ है। 500 रुपए से लेकर अब 2 महीने से दिक्कत है, अमेरिका में दिक्कत आ गई मैं, लेकिन 25 लाख 30 लाख रुपए की झींगा का उत्पादन हुआ है। मैं कहता हूँ 3 आदमी मिलके, बेरोजगार बच्चे आके मिलके, 4 मिलके खेती करो इसकी, और आपका बिकवाने का काम, आपको बीज दिलवाने का काम, आपको ट्रेनिंग दिलवाने का काम, मैं कहता हूँ बहुत लाभदायक काम है। मैं चाहता हूँ कि हरियाणा का आप ये बताइए 2.5 एकड़ के अंदर अगर आपको 6 महीने में 10 लाख रुपए की बचत हो जाए, किसान के लिए इससे ज़्यादा चीज़ क्या होती है, वो भी खारे पानी की ज़मीन में। आपका पानी टेस्ट कराओ और जो भी भाई, मैं आपके इससे खुले मन से कहता हूँ, जो इस काम को करना चाहता है मेरे पास आओ, मैं नंबर दे जाओ, मैं अधिकारी को आपके घर भेजूंगा और आपको स्कीम भी देगा, जोरदार तालियां हो जाए। सब्सिडी भी देगा। ये हम इसको राजनीतिक मंच भी बना सकते थे, राजनीतिक सवाल भी बहुत नहीं, सारे हम राजनीति कर का नहीं, ये सकते थे। किसानों का मंच है। हाँ, किसानों का मंच है, सीधे रूबरू। दरअसल इसका मकसद हमने पहले ही कहा था कि इस समस्या को समाधान से मिलवाना है, हमारी कोशिश यही होती है। और मेवात के अच्छे लोगों, ये बहुत अच्छी बात मैं आपके बारे में मेवात बता के दूं। अंदर मछली पालन पहले ही हो रहा है। आप झींगा की तरफ जाइए, मैं बताता हूँ, मैंने टारगेट ले रखा है कि अगले 3 साल 2 साल के अंदर 10,000 किसानों को करोड़पति बनाना है और झींगा के उत्पादन के द्वारा बनेगा। एक साल के अंदर 20-20, 25-25 लाख रुपए की एक फार्म से उसको मछली बिक रही है। और आप लोगों को मैं कहता हूं कि यहाँ से जो रजिस्टर करवाओ, हमारे डीएफओ के पास बस भर के मैं दिखा के लाऊंगा कि सरसा के अंदर, रोहतक के अंदर जो किसान है, आप उनसे मिलो और उनसे दिखो, उनसे सीखो, ट्रेनिंग है वो फ्री कराऊंगा। और उसके बाद जो आपकी ज़मीन है, छोटी छोटी जोत है, 2.5-3 एकड़ की जोत है, वो उसके खुदाई करके झींगा के उत्पादन की तरफ ध्यान दें, पानी टेस्ट कराएं, मिट्टी टेस्ट कराएं और उसके बाद ये काम करें। सब्सिडी आपको देने की मेरी जिम्मेवारी है। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, अगर कोई भी आपके साथ बेईमानी कर जाए तो। बहुत बड़ा भरोसा दिया है इंडिया न्यूज़ हरियाणा के मंच से। एक आखिरी सवाल सर आपसे, ये मेवात की जनता को इतनी सारी स्कीम और इन सारी चीज़ों के बारे में आपने बताया, लेकिन अब 2 साल बाद आप चुनाव में जाने वाले हैं। ये मेवात में कभी ऐसी स्थिति क्यों नहीं बनी कि आपकी पार्टी एक बार भी इस तरह का रिकॉर्ड नहीं बना पाई कि जीत सके? क्या इन लोगों का भरोसा हासिल करने में क्या दिक्कत है आप लोगों को? कभी सोचा है इस बात में? देखिए, मेवात के लोग भोले हैं, देशभक्त हैं। मैं कहता हूं कि इस देश का दुर्भाग्य यह है कि देश को बांट के राजनीति करते आए। वोट लेने वाले कभी जाति पे, कभी धर्म पे, कभी इलाकाबाद पे वोट, पॉजिटिव काम पे वोट नहीं मांगते आए। एक भय डाल बैठा दिया कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, इस जाति के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी इस धर्म के खिलाफ है। इनको यहाँ ऐसा बैठा रखा था कि भाजपा आ जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। 8 साल से मोदी जी हैं, 8 साल से मनोहर लाल जी हैं,
भारतीय जनता पार्टी आई है तो करोड़ों रुपए के काम शुरू हुए हैं, नेशनल हाईवे आया है। अब इनको धीरे धीरे, वोट का मामला ऐसा होता है, हम इनका दिल जीतेंगे, इस बार नहीं तो अगली बार जीतेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेवात एक दिन ऐसा आएगा पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। ये इन आदमियों के स्वभाव को मैं जानता हूं, और एक बार ये समझ गए, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करने लग गए। और ये बहकाने वाले लोग हैं, देश में फूट डालने वाले लोग हैं, तुष्टि करने वाले लोग हैं, इन लोगों की बात से मेवात का भला नहीं हुआ। अगर ये यही लोग भला करते तो आज मेवात पीछे क्यों रहता? क्यों 50 साल इन सत्ता में रहे लोग इनका भला करते तो मेवात विकसित हो जाता। लेकिन हम विकास करके, इनकी तरक्की करके, इनको शिक्षा दे करके, इनका दिल जीत करके इनका मतदान प्राप्त करेंगे, और मुझे भरोसा है कि वो दिन आएगा। बहुत शुक्रिया। मंत्री जी ने ये आपको भरोसे, दावे, ये सारी चीजें की हैं, लेकिन एक बात ये कही है कि अपने काम से ये आपका भरोसा जीतेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस मंच पर मेवात की जनता से आप रूबरू हुए, और आगे भी जो आपने ये बात यहाँ लोगों को कही है, जैसे ये कह रहे हैं कि ये भाषणबाजी या इस तरह की चीज़ ना लगे, तो जब यहाँ से लोग जाएं तो इनका विशेष ख्याल आपकी तरफ से हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ना, मैं सारे मेवाती भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि जो किसान है, कृषि से जुड़ा हुआ है, किसी भी तरह से, मेरे दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं। कभी भी आइए, ये मेरा घर किसानों का घर है, किसान वहाँ पर हमेशा स्वागत होगा। और जो आपकी भारत सरकार की, जो हरियाणा सरकार की योजना है, उसका लाभ उठाएं। मैं खुद आपको बताऊंगा कि क्या क्या योजनाएं हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे। हाँ, मंत्री जी को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एक किसान है अपने मेवात के, वो कुछ भेंट कर दे। क्या नाम बताया था आपने? हकमुद्दीन जी। ये ले लो। कब बोया था आपने ये? अच्छा, कितना, पहला साल है दूसरा साल है? दूसरा साल। पिछले साल भी बोया था? जी। कितनी, एक एकड़ में कितना उपज हुई? लगभग 2-2.5 लाख के लगभग हो जाती अच्छा, अब क्या भाव बिक रहा है? है। 30 से 35 रुपए पर किलो। कितना, एक एकड़ में कितना किलो या टन हो जाता है? 125 क्विंटल के लगभग। 125 क्विंटल अगर 30 रुपए बिक जाए तो 30 लाख का हो जाएगा। ये तो 125 क्विंटल है जी। क्विंटल है, टन नहीं बता रहा। टन नहीं। 125 क्विंटल जी। 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख का होगा। 3.5 लाख 3 लाख। कहाँ आपके खेत बेचने कहाँ जाते हो? गुड़गांव या दिल्ली आ जाते। ग्राहक खुद भी आ जाता है? नहीं, खुद नहीं आ पाते, ले जाना पड़ता। ले जा, मंडी में बेचता है। जी। चलो, मतलब कमाई हो रही है। जी, बहुत बढ़िया सर। तो ये इसमें पीले वाले भी हैं क्या? पीले भी सर। पीले भी हैं। जी, तो अच्छी, ये प्रोग्रेसिव खेती करने से फायदा हो रहा है। बिल्कुल। बहुत और अच्छा। किसानों को भी कहो, और बराबर महकमे से कोई मदद चाहिए तो मुझे बताओ। नहीं, महकमा बराबर मदद कर रहा है जी, टाइम टाइम पे जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और किसान भाइयों को भी कहता है, किसी को जो मदद चाहिए, जी। हकमुद्दीन की तरह से। भाई ऐसा है, जब एक किसान एक ऑफ सीजन के तरबूज लगा करके 2.5-3 लाख रुपए कमा सकता है, 3-4 महीने की फसल है। बाकी ओनली 2.5 महीने। 2.5, मतलब चलो जुताई करे और करे, ऐसे दिन। 2.5 महीने में तो तैयार हो जाता है। जी। तो सब किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि परंपरागत चीज़ों को छोड़ करके, थोड़ा सा रिस्क ले करके नई नई खेती करें, बागवानी करें, फूलों की खेती करें या फलों की करें या प्रोसेसिंग का काम करें, तभी किसान का कल्याण होगा। और मुझे फ़ख्र है हकमुद्दीन जैसे किसान पर। ऐसे किसान आएँ, ट्रेनिंग लें, सीखें, और सरकार की योजना में कोई अफसर अड़चन डालता है तो मुझे बताएं। धन्यवाद। ओके सर। बहुत बहुत शुक्रिया।